बढ़ जाती है, कस्टमर के पास चॉइस बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार जो है वो बाजारों को एक करते ही करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण। इसका दूसरा पहलू, पहला हमने पढ़ लिया भारतीय अर्थव्यवस्था, अब इसका दूसरा पहलू है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, जैसे बाजारों का एकीकरण था वैसे ही है वैश्वीकरण, यानी विश्व को एक करना। यानी विश्व के जो बाजार है या विश्व स्वयं खुद है, विश्व के जो बाजार है या विश्व खुद है, इसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं यानी प्रोडक्ट, सेवाओं यानी किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे वो अध्यापक की हो, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो इंजीनियर की हो, किसी भी सेवाओं, यानी जब वस्तुओं को और सेवाओं को विश्व में या बाजारों में इस प्रकार से एक कर दिया जाए कि उनके पास पहुंचने में कम से कम समय लगे। कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तुओं को और सेवाओं को एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश के अंदर का समय इतना कम कर दिया जाए, इतना कम कर दिया जाए कि ऐसा लगे कि विश्व तो एक ही है, विश्व के अंदर कोई गैप ही ना रह जाए, तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। यानी लिखने का तरीका क्या होगा कि विश्व और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार से आदान प्रदान कर देना कि उनके बीच में समय जो है वो न्यूनतम रह जाए, कम से कम रह जाए, तो वो कहलाएगा वैश्वीकरण, यानी विश्व को एक करना। बाजार और विश्व के अंदर वस्तु और सेवाओं दोनों को एक साथ कर देना, वो भी कम से कम समय में, वो वैश्वीकरण कहलाएगा। और ये संभव किसकी वजह से होगा? यानी इसको संभव करने वाले कारक कौन से हैं? कौन से कारक है जो इसको संभव करेंगे? तो इसको संभव करने वाले कारक है नंबर 1 परिवहन। जब तक परिवहन अच्छा नहीं होगा तब तक विश्व एक नहीं हो पाएगा। और दूसरा संचार मान लो या प्रौद्योगिकी मान लो, टेक्नोलॉजी मान लो, दोनों एक ही बात हो जाएगी यहाँ इसके लिए। कहने का मतलब क्या है, जब तक परिवहन अच्छा नहीं होगा, यानी ये मान लो जब जिस समय वायु परिवहन नहीं हुआ करता था उस समय सारा सामान दूसरे देशों में जहाजों से जाया करता था, तो कई बार महीने लग जाते थे, कई बार ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वायु परिवहन के द्वारा मिनिमम कई जगह तो 2 से 3 घंटे लगते हैं, हाईएस्ट दूरी जो है वो 32 घंटे की, शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि अब विश्व इतना ही दूर है कि किसी हाईएस्ट से हाईएस्ट स्थान जो है वहां पर जाने में 32 घंटे ही लगेंगे, दूर से दूर स्थान में भी वायु परिवहन के द्वारा। तो कितना कम कर दिया, यानी 1.5 दिन के अंदर अंदर। तो वही समझाना चाह रहे हैं कि परिवहन जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना उन्नत परिवहन होगा, विश्व एक उतना ही होगा। और ऐसे ही प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे संचार सुविधा बढ़ेगी, वैसे वैसे ही वैश्वीकरण भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो आज ईमेल होता है, फोन होता है, पहले फोन थे तो खत जाते थे, अब वीडियो कॉल ही हो रहा है, फर्क तो आ रहा है ना। तो ये सब किसकी वजह से? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की वजह से ही विश्व एक हो पाया है। तो ये 2 कारण हैं संभव करने वाले कारण। कौन कौन से? परिवहन और प्रौद्योगिकी, परिवहन और प्रौद्योगिकी, परिवहन और प्रौद्योगिकी। अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण के प्रभाव, कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होते हैं। वैश्वीकरण अच्छा है, बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, वो पढ़ेंगे। खास करके कहाँ? भारत के अंदर, कि भारत के अंदर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये वैश्वीकरण जो पूरे विश्व को एक करने की प्रथा चल रही है, इससे भारत के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। देखो ऐसी संसार में कोई चीज ही नहीं बनी है जिसका सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही प्रभाव हो, ना ऐसी कोई चीज बनी है जिसका विश्व में सारा अच्छा ये बेकारी प्रभाव हो। हर चीज का अच्छा भी होगा तो बुरा भी होगा, हर सिक्के के 2 पहलू होंगे ही होंगे। तो इस सिक्के के भी कितने पहलू हैं? 2 पहलू। पहला सकारात्मक प्रभाव, यानी पॉजिटिव इफेक्ट, कि फायदा क्या क्या हुआ है, पहले अच्छा ही पढ़ते हैं, बुरा क्यों पढ़े। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव, यानी बुरा क्या हुआ है, चलो भाई देखते हैं क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। पहले बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की, यानी पॉजिटिव क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का पॉजिटिव क्या इफेक्ट पड़ा है? वैश्वीकरण का पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा है, सबसे पहला कि जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, ग्राहक बोल सकते हो, उपभोक्ता बोल सकते हो,
इसके लिए विकल्प बढ़ गए, इसके लिए ऑप्शन बढ़ गए। ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, यानी सबसे ज्यादा वैश्वीकरण का फायदा किसी को मिला है तो वो मिला है कस्टमर्स को। कैसे मिला है कि आज मान लो आपको 50,000 के अंदर फोन लेके आना है, एक बार सपोज करो, और उस 50,000 के अंदर अगर आप कंपनियां देखोगे तो आपको न जाने कितनी कंपनियां मिल जाएगी, सैमसंग, एप्पल, क्या नाम है वो, नोकिया, गूगल पिक्सल, माइक्रोमैक्स और वीवो, ओप्पो, बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी। ये सब किस कारण से हो पा रहा है? क्योंकि विश्व एक हो रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है। अगर वही सपोज करें, अगर ये हो कि भारत के अंदर सिर्फ भारत के बनाए हुए ही सेलफोन चलेंगे या विदेशी व्यापार ना हो, तो हमारे पास गिने चुने एक या दो ऑप्शन बचेंगे। एक या दो ऑप्शन क्या, सिर्फ माइक्रोमैक्स बचेगा, क्योंकि भारत का शायद मेरे हिसाब से जितना मेरे को नॉलेज है माइक्रोमैक्स ही भारत का है। एक फोन बचेगा। सॉरी, बात खत्म, बात खत्म, एक ही बचेगा ऑप्शन। यानी सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? कस्टमर्स को फायदा हो रहा है। किससे फायदा हो रहा है? वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा प्रभाव किसको, फायदा किसको हो रहा है? कस्टमर्स को, यानी उपभोक्ता को हो रहा है। दूसरा किसको फायदा हो रहा है? ये जो विदेशी कंपनियां हैं यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये क्या करती है? ये अगर भारत में आएंगी तो भारत में अपने कारखाने लगाएंगी नहीं लगाएंगी? जब भी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आएगी तो अपना कारखाना लगाएगी काम करने के लिए, तो उसमें भारतीयों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 110% मिलेगा। यानी भारतीयों को रोजगार भी मिलेगा। ये भी हमारे लिए फायदा ही है कि जब भी कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर अपना कारखाना लगाएंगी तो उससे रोजगार बढ़ता है, उससे रोजगार बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या फायदा है कि जब हमारी भारतीय कंपनियों को, भी भारत की तो बहुत सी कंपनियां है, भारतीय कंपनियों को जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, क्या करनी पड़ी? प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन करना पड़ा। जब भारतीय कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कंपटीशन किया तो उससे ये फायदा हुआ कि इन्होंने अपनी क्वालिटी इतनी सुधार ली कि ये भारतीय कंपनियां ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। जैसे वहां से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है, वैसे भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तैयार होने लग गई, जो अलग अलग देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट बनाती है और फिर उन्हें अलग अलग देशों में बेच देती है। जैसे कि एक नाम में गिनाना चाहूंगा, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी, टाटा की कार्स आपको मिल जाएगी बहुत सी जगह, टाटा के ट्रक मिल जाएंगे, और भी बहुत सी चीजें। टाटा कोई एक चीज तो बनाता नहीं है, टाटा की बहुत सी सारी चीजें जो आपको मिल जाएगी। ये इसके सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं। क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है? पहले उपभोक्ता को फायदा हो गया, दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर भारत में आएगी तो वो रोजगार देगी, तीसरा भारतीय जो कंपनियां है इन्हें इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ा आया, तो जिसके कारण इन्होंने अपनी क्वालिटी सुधारी, अपने काम करने का तरीका सुधारा, और धीरे धीरे यही कंपनियां आज खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की, यानी नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट में क्या हुआ? सबसे पहले क्या इफेक्ट पड़ा कि जो छोटी कंपनियां थी भारत की, लघु कंपनियां बोल सकते हैं, लघु इकाइयां, यानी भारत की जो छोटी कंपनियां थी वो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कंपटीशन कर नहीं पाई। भाई नॉर्मल सी बात है कि वो अपना प्रोडक्ट, बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनी है, वो इतने देशों में बेच रही है, तो हो सकता है कि वो एक बार अपना पैर जमाने के लिए अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर दे, सस्ता कर दे। जैसे जियो ने स्टार्टिंग में पैर रखने के लिए क्या किया था, सिम के अंदर, सिम के वाली बता रहा हूं, जियो वाला क्या किया था, फ्री में दिया था। ठीक उसी प्रकार से थोड़े दिन घाटा तो खाया था। ठीक वैसे ही कंपनी, वो बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनियां कैसे कर दे ये चीजें? ठीक वही चीज यहां पर लागू हुई। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई भारत में तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्ट स्टार्ट में, भाई चाहे तो उन्होंने क्वालिटी अच्छी दी हो, चाहे उन्होंने उसकी रेट कम रखी हो, कुछ भी एक काम किया उन्होंने क्या किया, उसको प्रतिस्पर्धा, सॉरी, उन्होंने क्या किया कि अपना प्रोडक्ट इस टाइप से दिया जिससे छोटी कंपनियां जो है वो उससे कंपटीशन कर नहीं पाई, और वो जब कंपटीशन नहीं कर पाई तो उन कंपनियों को बंद होना पड़ा। उन कंपनियों क्या होना पड़ा? बंद होना पड़ा। ये एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बड़ी समस्या हुई कि वैश्वीकरण होने से सभी को फायदा हुआ हो, लेकिन श्रमिकों को यानी मजदूरों को कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की ना तो सैलरी कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट हो पाई, ना उनके साथ कोई उस प्रकार का व्यवहार हो पाया जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो, ना उनके जीवन
स्तर में कोई सुधार हो पाया, वो पहले भी वैसे जी रहे थे जैसे आज जी रहे हैं, तो वैश्वीकरण का चाहे सभी को फायदा मिला हो, लेकिन श्रमिकों को यानी मजदूरों को कोई फायदा नहीं मिला। उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया जिससे कि उन्हें फायदा हो। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण जो है उसका सकारात्मक भी प्रभाव है और नकारात्मक भी प्रभाव है। यहां तक मेरे अनुसार किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सकारात्मक भी प्रभाव है, नकारात्मक भी प्रभाव है। तो क्या भारत, जिसमें वैश्वीकरण भी हो रहा है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ करती है नहीं करती? भी हमने स्टार्ट में जब सर्च पढ़ी थी तो उसमें कहा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे नहीं आती, ये पढ़ा था ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कभी भी ऐसे नहीं आती। वो पहले बहुत सी चीजों पर कार्य करती है, बहुत सी चीजों को देखती है, उसके बाद ही किसी देश में अपना कारखाना लगाती है। तो क्या भारत की जो सरकारें हैं या भारत जो है ये विदेशी व्यापार को कैसे आकर्षित करता है? तो भारत भी विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रयास करता है। भारत सरकार अपनी ओर से प्रयास करती है और राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयास करती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रयास क्या है? देखो भाई, सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रयास ये है कि भारतीय सरकार ने कह रखा है कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर व्यापार करती है, कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत में आकर व्यापार करती है तो उसे 5 साल तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बात तो अच्छी है कि अगर कोई विदेशी कंपनी कभी भी अगर भारत में आकर व्यापार करती है तो उसे 5 साल तक किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ उसे अन्य सुविधाएं, जैसे मैंने बताया था ना, बिजली, पानी, परिवहन, ये सब भी उपलब्ध करवाया जाएगा। परिवहन भी दिया जाएगा उसके लिए। अच्छा, अगर कोई विदेशी कंपनी भारत आती है तो उसके अलावा उसे बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी अगर कोई कंपनी भारत आती है तो, और इसके साथ उसे वहां जो जल की व्यवस्था है वो भी की जाएगी, यानी विदेशी कंपनियों को पूरा पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा भी है बिल्कुल। नंबर 2, श्रमिकों के जो नियम है यानी मजदूरों के लिए बहुत से सुरक्षा नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अंदर भी छूट दे दी गई कि आप अगर चाहो उतने दिन मजदूरों को रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सैलरी अपने अनुसार दो, हमें दिक्कत नहीं है। सुरक्षा की जो इंतजाम है उसके अंदर भी थोड़ी सी छूट दे दी गई है, यानी कंपनियों को सस्ता श्रम चाहिए तो उसके लिए भारतीय सरकार ने क्या किया, मजदूरों के लिए जो नियम बनाए गए थे उनके अंदर भी थोड़ी छूट दे दी ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं ये भारत की ओर आकर्षित हो। यहां तक मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से जो विदेशी कंपनियां हैं इनको भारतीय सरकार अपनी ओर आने के लिए आकर्षित करती है। अब बात रही ये कि इतना सब कुछ हो रहा है, भाई कंपनियां आ भी रही है, कंपनियां जा भी रही है, ये भी ठीक है, लेकिन इन सब को कंट्रोल कौन करता है? इन सब को कंट्रोल कौन करता है? यानी भाई इतना विदेशी व्यापार हो रहा है, भी भारत का क्यों, सभी का हो रहा है। विश्व एक थोड़ी है, विश्व के अंदर एक देश थोड़ी है, विश्व के अंदर न जाने कितने देश है। उन सब को देखता कौन है? उन सब पर निगरानी कौन रखता है? उन सब के लिए नियम कौन बनाता है? इसके लिए भी तो कोई ना कोई संगठन होना जरूरी है। तो इसके लिए भी एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का कार्य यही है कि विश्व में होने वाले व्यापार के ऊपर, विश्व में होने वाले व्यापार के ऊपर जितने भी नियम बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे, वो सब के सब कौन बनाएगा? विश्व व्यापार संगठन बनाएगा। और विश्व व्यापार संगठन इसके अलावा जो नियम बने हुए हैं वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसकी जांच करने या इसकी निगरानी रखने का काम भी करता है। यानी विश्व व्यापार संगठन के का एक काम नहीं है कि वो सिर्फ नियम बनाया छोड़ दिया, नहीं, ये नियम भी बनाता है
और इस चीज के लिए भी देखता है कि उन बनाए हुए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा जिन देशों में व्यापार नहीं हो रहा, जिन देशों में व्यापार नहीं हो रहा आपस में, मान लो कुछ देश हैं उनमें आपस में व्यापार नहीं हो रहा, उसके लिए भी ये प्रयास करता है। जिन देशों में आपस में व्यापार नहीं हो रहा है उन देशों के अंदर ये प्रयास करता है कि उन देशों के अंदर कैसे जैसे करके व्यापार करवाया जाए। यहां तक क्या दिक्कत है बताओ? समझ में आ गया विश्व व्यापार संगठन कि इसके 3 काम है प्रमुख। पहला काम क्या है कि ये देखता है ये जितने भी नियम है, जितने भी कानून है वो विश्व में व्यापार हो रहे हैं उसके लिए सारे के सारे कौन बनाएगा? विश्व व्यापार संगठन। पहला काम। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम इसका ये है कि उन बनाए हुए नियमों का पालन सभी देश कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस चीज की निगरानी रखने का काम भी कौन करता है? ये करता है। और तीसरा काम क्या है इसका कि जिन देशों के बीच में आपस में व्यापार हो ही नहीं रहा, जिन देशों के बीच में आपस में व्यापार हो ही नहीं रहा है उन देशों के बीच में व्यापार हो, इसके लिए भी ये प्रयास करता। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में विदेशी व्यापार का इतिहास क्या रहा है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्यों छोड़ते? क्या पता ही जाए 1 नंबर का भी है, 2 नंबर का भी है, 10th में तो वैसे फायदा होगा। भारत में विदेशी व्यापार हो सकता है कंपटीशन वालों को इससे कुछ खास फायदा ना हो, 10th वालों को हो सकता है, कंपटीशन वालों के लिए शायद इसमें कुछ खास नहीं पड़ा। भारत में विदेशी व्यापार कि भी हमारा इतिहास क्या रहा है विदेशी व्यापार का। तो देखो, अगर भारत के अंदर विदेशी व्यापार की बात करें, भारत के अंदर विदेशी व्यापार की बात करें, ये वैश्वीकरण से जुड़ गया है टॉपिक भी जहां तक विदेशी व्यापार की बात हो रही है उसका मतलब वैश्वीकरण ही हो रहा है। तो वैश्वीकरण की अगर बात करें तो भारत में वैश्वीकरण का आज से नहीं है, स्टार्टिंग से, लेकिन 1947 में, यानी जब हम आजाद हुए थे 1947 में, उस समय हमने क्या किया? उस समय हमने विदेशी व्यापार पर बैन लगा दिया। क्या कर दिया हमने? विदेशी व्यापार पर बैन लगा दिया कि नहीं, हम अब के बाद कभी भी विदेशी व्यापार नहीं करेंगे, हम अब के बाद कभी भी विदेशी व्यापार नहीं करेंगे। इसका कारण बहुत हो सकते हैं, वो तो उस समय की सरकार बता सकती है, लेकिन अगर हम गौर करें तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि भारत के जो उस समय के उद्योगपति हैं, अगर वो भारत के अंदर ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे उनको भी फायदा होगा और भारत के अंदर भारत की प्रोडक्ट बिकेंगे, इससे हमारे जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत होगी। इसलिए हमने विदेशी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ये चला थोड़े समय तक, ये चला, लेकिन जब धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें थी जो भारत के पास थी नहीं, जैसे पेट्रोल भारत के पास नहीं था, मशीनें हमारे पास नहीं थी बड़ी बड़ी, उर्वरक हमारे पास नहीं थे उस समय, तो जो चीजें हमारे पास नहीं है उन चीजों को बनाए भी कैसे? और ये उस समय के उद्योगपतियों के लिए संभव भी नहीं था बनाना, पेट्रोल तो वैसे ही नहीं बना सकते। तो इसलिए फिर क्या किया, भारत की सरकार ने थोड़ी सी छूट दी 1950 से 1960 के दशक के अंदर, यानी इस समय के अंदर इन्होंने क्या कहा कि भारत व्यापार करेगा लेकिन उन्हीं चीजों का जिसकी उसे बेहद जरूरत होगी, यानी जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत है उन चीजों का हम व्यापार करेंगे, अन्यथा हम व्यापार नहीं करेंगे। और 1990 में इसने अपने सारे ही नियम बदल दिए। अब इसे लगा मेरे अनुसार, और ये था भी कारण, कि 1990 तक या लगभग 40-50 साल मिल गए भारतीय उद्योगपतियों को, अब इनके साथ दूसरी कंपनियों का कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी था। यानी 1990 में हमारी सरकार ने क्या किया, विदेशी व्यापार को पूरी तरीके से खोल दिया। इसे बोलते हैं उदारीकरण। क्या बोलते हैं? उदारीकरण। विदेशी व्यापार को पूर्णतः खोल दिया, यानी पूर्णतः इसके लिए जो है हाँ कर दी कि अब विदेशी जो है वो भारत में व्यापार कर सकते हैं। जब हम किसी भी प्रकार के अंदर विदेशी व्यापार को छूट देते, उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदार हो जाना, दयावान हो जाना। तो उदारीकरण व्यापार के अंदर इस प्रकार से काम आएगा कि विदेशी व्यापार पर लगी रोक टोक को जब कम कर दिया जाता है तो ये माना जाता है कि ये उदारीकरण हुआ है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर विदेशी व्यापार का इतिहास रहा है कि पहले हमने बंद किया, उसके बाद हमने उन्हीं चीजों को खरीदा जिसकी हमें बेहद जरूरत थी, और उसके बाद हमने अंत में विदेशी व्यापार को पूर्णतः हाँ कर दिया। अब बात यह है कि अभी हमने पढ़ा था कि विदेशी व्यापार चलो हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, उससे फायदा भी है लेकिन उससे नुकसान भी है। अब नुकसान हमने पढ़ा, तो क्या ये वैश्वीकरण सही है? क्या वैश्वीकरण होना सही है? भी उसका फायदा हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान भी तो है। बिल्कुल है भी। तो क्या ये वैश्वीकरण सही है या गलत है?
ये वैश्वीकरण सही है या गलत है? तो देखो, सही तो ये है कि सकारात्मक जिनको फायदा हो रहा है उनके लिए तो सही है। अब जिन गलत किन के लिए? गलत दो ही लोगों के लिए, एक छोटी कंपनियों के लिए, इनको नुकसान हो रहा है, दूसरा श्रमिकों के लिए, इनको भी दिक्कत हो रही है। तो अगर हम इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर दें, जैसे अगर भारत की सरकार छोटी कंपनियों को सपोर्ट दे दे कि जब तक आप प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं हो जाते तब तक आपको सरकार से सपोर्ट मिलेगा, तो इनके लिए भी वैश्वीकरण अच्छा हो जाए। यानी न्याय संगत वैश्वीकरण की बात करें तो न्याय संगत वैश्वीकरण कौन सा होगा? जिनमें सभी को फायदा हो, किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो छोटी कंपनियों को अगर भारतीय सरकार सपोर्ट कर दे कि नहीं, आप टेंशन मत लो, आपको जो दिक्कत आ रही है उसके लिए आपको जो लोन चाहिए, जो भी आपको सुविधा चाहिए, वो सुविधा आपको सरकार अवेलेबल करवाएगी, जैसे विदेशी कंपनियों करवा रही है। आप इनसे कंपटीशन करने योग्य हो जाए, उसके बाद आप अपने अनुसार अपना कार्य चालू कर दे, तो इससे वैश्वीकरण इनको फायदा हो जाएगा। दूसरा, श्रमिकों को सबसे ज्यादा नुकसान इनको ही हो रहा है, अगर इनके लिए सुरक्षा के नियम बना दिए जाए अच्छे, इनके लिए वेतन के नियम बना दिए जाए अच्छे, इस प्रकार के नियम बनाए दिए जाए जिससे इनका भी पूर्णतः विकास हो, इनको भी वैश्वीकरण से फायदा हो, तो फिर किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यानी इसका कुछ भी गलत नहीं रहेगा। इसका गलत है तभी तो दिक्कत हो रही है। यानी वैश्वीकरण से जिनको नुकसान हो रहा है अगर उनको फायदा हो जाए तो यही वैश्वीकरण न्याय संगत वैश्वीकरण हो जाएगा। तो न्याय संगत वैश्वीकरण करने का तरीका आपके सामने है कि भाई जिनको नुकसान हो रहा है उनको फायदा हो जाए। तो इस प्रकार से हमने वैश्वीकरण वाला पार्ट और भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पार्ट पूर्ण कर लिया है। इसके साथ हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।